तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आज वाली क्लास में हम दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से दो क्वेश्चंस करने वाले हैं? इलिस्ट्रेशन 22 करेंगे और इलिस्ट्रेशन 23 करेंगे। ठीक है, मैंने आपको इलिस्ट्रेशन 21 जो था वो होमवर्क दिया था लास्ट टू लास्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने ये जो इलिस्ट्रेशन 21 था ये होमवर्क दिया था, और किसी भी बच्चे ने ये डाउट में पूछा नहीं है मुझसे, तो मैं ये ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तो इट मींस इस क्वेश्चन में डाउट नहीं आया होगा। वैसे मैंने ये समझा दिया था, तो हो सकता है कि बच्चों से आंसर हो ही गया हो। ठीक है, तो अब इलिस्ट्रेशन 22 की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो भाई क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपकी स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है और आप बुक भी खोल लेना साथ साथ। तो भाई रीड करते हैं, सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं उनको देखते हैं भाई आराम से। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी और सी पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 हमें यहाँ पे दी गई है। Their balance sheet as at 31st March 2020, the date on which they dissolved the firm was as follows। वो कह रहे 31 मार्च 2020, ये जो तारीख है इस तारीख को ये लोग अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, और इसी तारीख की इन्होंने जो है हमें बैलेंस शीट भी यहाँ पे दी हुई है। अब बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले एसेट साइड पे देखेंगे। एसेट साइड पे बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, पेटेंट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है और सीज करंट अकाउंट है। एसेट साइड पे पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। इसका क्या मतलब है भाई? अगर एसेट साइड पे पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि फर्म ने पार्टनर से इतने पैसे लेने हैं, फर्म ने पार्टनर से 10,000 रुपीज लेने हैं, तो फर्म का एसेट है ये। फर्म ने सी से इतने रुपए लेने हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज साइड पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं, ए और बी के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ट्रेड क्रेडिटर्स भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब अगर बैलेंस शीट को देखा जाए तो समझ में ये आता है कि यहाँ पे जो मेथड फॉलो किया जा रहा है अकाउंटिंग का वो कौन सा मेथड है? तो भाई ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो हमने जो चीज ऑब्जर्व की है वो क्या है कि भाई यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व की। अब स्टार्टिंग करते हैं भाई, आगे देखते हैं चीजों को। तो भाई नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, तो इन पे आप फोकस करना थोड़ा सा। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। भाई ये जो निम्नलिखित ट्रांजेक्शन्स हैं ये जो है ट्रांजेक्शन्स हुई हैं डिसोल्यूशन के समय। तो क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं जस्ट एक बार गो थ्रू करेंगे और उसके बाद मैं आपको जो है बाद में समझाऊंगा इनको डिटेल में। तो यहाँ पे कहा गया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी borne by A for which he is to get a credit of 10,000. Actual realization expenses paid out of firm's bank account amounted to 12,000. ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड पूरी की पूरी एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो भी ट्रीटमेंट होता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, काफी सारे केसेस वहां पे हमने पढ़े थे। तो अभी देखेंगे कि इसके साथ कैसे डील करना है भाई, क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी है हमको। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट क्या है भाई? यहाँ पे कहा गया कि बी टुक स्टॉक फॉर 55,000। बी जो है वो स्टॉक लेके जा रहा है भाई 55,000 में, एंड सी टुक ओवर बिल्डिंग फॉर 4 लाख रुपीज। तो भाई सी जो है वो बिल्डिंग लेके जा रहा है 4 लाख रुपए में। आगे बोला है अदर एसेट्स रियलाइज्ड। डेटर से 48,000 मिल गए हैं, फर्नीचर से 17,000, मशीनरी से 80,000 रुपए मिल गए हैं। और फिर फोर्थ वाली एडजस्टमेंट में कहा गया कि ट्रेड क्रेडिटर्स वर सेटल्ड इन फुल बाय पेइंग देम 65,000 इन फुल। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर्स को पूरा ही सेटलमेंट कर दिया हमने है, और यहाँ पे 65,000 रुपए की पेमेंट हमने उनको की है फुल सेटलमेंट में। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। और उसके बाद हमें कहा गया कि भाई प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो भाई क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है तो करंट अकाउंट भी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बनाऊंगा।
अब यहाँ पे हमें करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोकस करना भाई आप पूरा, ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 22। तो लिखते हैं भाई यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 22। और सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन फिर से पर्टिकुलर्स, एंड देन फिर से अमाउंट, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे चलो जी। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। अब कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया जाए, और काफी सारा स्पेस छोड़ूंगा मैं रियलाइजेशन अकाउंट के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में किसी पार्टनर का लोन तो नहीं था, इसलिए लोन अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो लोन तो यहाँ पे था ही नहीं, तो लोन अकाउंट को नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे एक बार देख लेते भाई। ABC थे आई थिंक, ठीक है। देख भी लेता हूँ मैं एक बार, ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो A, B और C, ठीक है, तीन ही पार्टनर्स हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे A, देन B एंड देन C। देन फिर से यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और फिर से ABC, A, B एंड C, ठीक है। तो ये हमने करंट अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना देता हूँ भाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ABC, देन फिर से पर्टिकुलर्स, और फिर से ABC। तो ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बन गया, करंट अकाउंट का भी हमने बना दिया था। अब बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। उससे पहले जाके देखते हैं भाई कहीं कैश का बैलेंस तो नहीं दिया हुआ साथ में। तो नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, एसेट साइड पे। तो कैश अकाउंट नहीं बनाना है, इसका मतलब सीधा सीधा बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन फिर से पर्टिकुलर्स,
और फिर से यहाँ पे आएगा अमाउंट। चलो जी, तो सारे के सारे फॉर्मेट्स हमने बना लिए हैं यहाँ पे, और अब हम स्टार्टिंग करेंगे भाई रियलाइजेशन अकाउंट से अपनी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं और वही वाले स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। पहला काम क्या होगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यू पे जहां जहां पे क्रॉस ट्रांसफर करना चाहिए वहां पे कर देते हैं भाई। सबसे पहले बैंक अकाउंट का बैलेंस 70,000 है, तो ये तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा, तो एकदम लास्ट में चलेंगे भाई, सबसे नीचे ये रहा भाई बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री डाल देते हैं टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 70,000। तो ध्यान से देखते रहना ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। तो ये हो गया 70,000। अगली बात, डेटर्स का बैलेंस दिया है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, पेटेंट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। तो डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, सारी की सारी आइटम्स जो है ये कहां पे जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा भाई अपना रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां पे लिखेंगे टू डेटर्स, डेटर्स, उसके बाद स्टॉक, तो ये हो गया भाई डेटर्स, यहां पे लिखते हैं स्टॉक 60,000। उसके बाद अगली आइटम क्या है भाई देख लेते हैं जरा, फर्नीचर है 25,000, फिर पेटेंट है 35,000, तो यहाँ पे लिखते हैं टू फर्नीचर। और फिर लिखते हैं टू पेटेंट 35,000। देन आगे देखते हैं भाई और क्या क्या चीजें यहाँ पे है। पेटेंट के बाद मशीनरी और बिल्डिंग है 1,00,000 और 3,20,000, तो भाई मशीनरी और बिल्डिंग भी लिख देते हैं यहाँ पे, टू मशीनरी 1,00,000, और टू बिल्डिंग 3,20,000। एक मिनट भाई, 3,20,000, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे जो है क्रॉस ट्रांसफर कर दिए। लास्ट में सीज करंट अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ है, तो ये करंट अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है सी के करंट अकाउंट का, ठीक है, तो क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे इसको भी, टू बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। सी के खाते में कितना अमाउंट आएगा भाई, अमाउंट देख लेते हैं जरा यहाँ पे, 10,000, ठीक है, 10,000 रुपीज यहाँ पे आ गए। तो ये 10,000 रुपीज हमारे यहाँ पे भी आ गए हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटी साइड की तरफ, ठीक है। लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या आइटम्स दी गई हैं एक बार देख लेते हैं जरा। लाइबिलिटी साइड पे हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं, तो कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं 2,00,000, 1,50,000 और 1,50,000 रुपए। तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बीडी, क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा, लाइबिलिटी है बाय बैलेंस बीडी 2,00,000, 1,50,000, और यहाँ पे भी 1,50,000, ठीक है। तो ये हमारे अमाउंट्स यहाँ पे आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है करंट अकाउंट के बैलेंसेस, इनको करंट अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करेंगे 30,000 और 20,000, ठीक है। तो करंट अकाउंट यहाँ पे हमने ऊपर बनाया था, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 30,000 यहाँ पे आ गया एक ही खाते में, और 20,000 यहाँ पे आ गया। तो भाई ये हमारा करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी हमने ट्रांसफर कर दिए। देन पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है भाई, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस ये कहां पे जाएगा, तो भाई ये हमारा जाएगा कैपिटल अकाउंट में एज यूजुअल, ठीक है। जैसे कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रॉस ट्रांसफर करते थे वैसे ही जाएगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। तो
50,000 रुपीज हम ए बी और सी में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में 5, 3 और 2 गिवन थी, ठीक है। तो 50,000 को कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करना है, ध्यान रखना करंट अकाउंट में नहीं करेंगे, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। तो जो भी हमारे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह होंगे उनको हमेशा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। भाई 50,000 था तो 50,000 इंटू 3 नहीं सॉरी 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 होगा ना, 5:3:2 की रेशो है। तो यहाँ पे 25,000 तो ए के खाते में आ जाएगा, ये 5 था तो यहाँ पे 15,000 आ जाएगा 3/10, और यहाँ पे आएगा 10,000। तो भाई ये हमने पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस जो था वो भी बांट दिया है, कैपिटल अकाउंट के अंदर बांटा है, करंट अकाउंट के अंदर नहीं बांटना। क्रेडिटर्स जो थे वो हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं भाई, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी होते हैं ना, तो क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे भाई इसको रियलाइजेशन अकाउंट में बाय क्रेडिटर्स 70,000 रुपए, बाय यहां पे आ जाएगा क्रेडिटर्स 70,000। तो अब तक की बात में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक बार अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दोबारा से देख लेना, सारी चीजें बैलेंस शीट वाली चीजें मैंने कहां कहां पे डाली है, ठीक है। तो बैलेंस शीट वाली चीजों पे एक बार दोबारा नजर मार लेना अगर किसी को डाउट है तो ये सारी की सारी बैलेंस शीट वाली आइटम्स जहां जहां पे जानी चाहिए थी मैंने डाल दी हैं। अब आते हैं भाई एडजस्टमेंट्स के ऊपर, एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे, देन हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हमें कहा गया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय ए। तो भाई ध्यान देना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय ए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब तक की बोर्न बाय ए, बोर्न बाय ए, फॉर विच he is to get a credit of 10,000, for which he is to get a credit of 10,000। तो वो बोल रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए फर्म ने सी को 10,000 रुपए दिए हैं। तो मतलब ये क्या है भाई, फर्म ने सी को पैसे दिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, बात समझ में आ रही है आपको। फर्म ने सी को पैसे दिए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, तो ये एग्रीड अमाउंट है, ये एग्रीड अमाउंट है भाई। सी को सॉरी ए को एग्रीड अमाउंट दिया गया है, फर्म ने ए को एग्रीड अमाउंट पे किया, 10,000 रुपीज पे किया फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फॉर इंकरिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और आगे वो कह रहा है एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ फर्म्स बैंक अकाउंट अमाउंटेड टू 12,000। वो कह रहा है एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो 12,000 का हुआ और वो फर्म ने पे कर दिया। अब मेरी एक बात सुनना, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है इस ट्रांजेक्शन में। सबसे पहले तो फर्म जो है वो ए को ये 10,000 पे करेगी, तो इसकी एंट्री होगी। फर्म जब ए को 10,000 पे करेगी, एग्रीड अमाउंट पे करेगी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे भैया ये तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट से एंट्री करो, तो नहीं, करंट अकाउंट से एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिसोल्यूशन में अकाउंटिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे करंट अकाउंट से नहीं करनी कोई भी एंट्री, करंट अकाउंट का क्या करना है वो भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। करंट अकाउंट का क्या करना है वो भी समझाऊंगा। तो इसका मतलब ये जो 10,000 रुपए ए को पे करने हैं उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये तो बात समझ में आ गई। अब जैसे ही ये पैसा फर्म ने ए को दिया, तो अब जितना भी रियलाइजेशन का खर्चा है वो कौन बियर करेगा, वो तो ए ही बियर करेगा, ए बियर करेगा। लेकिन सामने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई फर्म के खाते से पे हुआ है 12,000 रुपया, जो एक्चुअल खर्चा था वो 12,000 था और वो फर्म ने पे किया है। अब भाई फर्म ने पे किया तो फर्म अब पैसा किससे लेगी, ए से लेगी ना, तो फर्म ए को अपना क्या बना लेगी, डेटर बना लेगी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो एंट्री होंगी, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले एंट्री 10,000 पे करने की एंट्री, मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। देखो पहली एंट्री क्या होगी, यहाँ पे एडजस्टमेंट 1 की बात चल रही है, यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट की बात चल रही है। तो पहली एंट्री तो यहाँ पे होगी भाई, जो 10,000 रुपीज पे किए जाएंगे उसकी एंट्री होगी, ठीक है। जो 10,000 रुपीज पे किए जाएंगे तो उसका यहाँ पे अमाउंट तो 10,000 था। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए खर्चा है भाई, डेबिट नेचर का है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए को पैसे देने हैं तो ए को अपना क्या बना लेंगे, क्रेडिटर बना लेंगे भाई, ठीक है ना, क्रेडिटर बना लेंगे। तो एक तो 10,000 रुपए की ये एंट्री होगी। अगली एंट्री क्या होगी,
तो भाई अगली एंट्री यहाँ पे होगी, वो जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ वो तो फर्म ने पे कर दिया, देना किसको चाहिए था वो खर्चा, ए को देना चाहिए था, ए को बियर करना चाहिए था, लेकिन फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म अब ए को अपना क्या बना लेगी, डेटर बना लेगी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो साथ के साथ इन दोनों एंट्रीज को मैं पोस्ट करूंगा जहां जहां पे जानी चाहिए ये एंट्रीज, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं फर्स्ट एंट्री की बात करता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री एक तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे डेबिट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट हमारा, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी टू एज कैपिटल अकाउंट। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, तो भाई ध्यान से देखना, आराम आराम से करा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो टू, अरे क्या हो गया, एक मिनट, तो यहां पे लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए ए को दिए जाएंगे, ये क्या है, ये हमारा एग्रीड अमाउंट हमने पे किया है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये 10,000 रुपीज पे किए गए हैं। अगली बात देखना भाई ध्यान से, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसी एंट्री की पोस्टिंग है ना एज कैपिटल अकाउंट में भी साथ साथ ही कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं क्रॉस ट्रांसफर भी कर सकता हूं ना इसको, जब मैं कैपिटल अकाउंट क्लोज करूंगा उस टाइम पे मैं इसको क्रॉस ट्रांसफर कर सकता हूं ये वाली एंट्री को वहां पे, ठीक है, जैसे हर बार मैं करवाता हूं, ठीक है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप साथ के साथ पोस्टिंग करना चाहते हैं तो साथ के साथ भी आप पोस्टिंग कर सकते हैं। कैसे होगी पोस्टिंग, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री जाएगी, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो मैं साथ के साथ ही कर देता हूं ताकि कोई पंगा ना रह जाए, ठीक है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये 10,000 रुपीज की एंट्री तो भाई जहां जहां पे पोस्ट होनी चाहिए थी हो गई है, कोई वाली दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। अगली बात देखना ध्यान से, ये जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट 12,000 की, तो टू बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर टू बैंक अकाउंट 12,000, और साथ के साथ बैंक अकाउंट में इसको क्रॉस ट्रांसफर कर देता हूं, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहे तो क्रेडिट साइड पे बाय एज कैपिटल अकाउंट 12,000, ठीक है। तो जो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे उसकी एंट्री भी मैंने जहां जहां पोस्ट होनी चाहिए थी कर दी है। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। तो पहली एडजस्टमेंट तो भाई हो गई अपनी, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स दी गई थी वो तो हमने कर दिए भाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री भी लिख दी है, और पोस्टिंग भी जहां जहां पे होनी चाहिए थी हर जगह पोस्टिंग कर दिया भाई, ठीक है, हर जगह। अब बढ़ते हैं भाई आगे, सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो भाई सेकंड एडजस्टमेंट क्या थी, बी टुक स्टॉक फॉर 55,000 एंड सी टुक बिल्डिंग फॉर 4 लाख। बी जो है वो स्टॉक लेके जा रहा है, स्टॉक हम ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट एंट्री कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ये देखो स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ये तोड़ ही गया, एक मिनट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, फिर से गायब हो गए, तो ऐसे कर देता हूं अंडरलाइन, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट नाम से यहाँ पे एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और मशीनरी की भी एंट्री यहाँ पे कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मतलब अगर स्टॉक या मशीनरी का नाम किसी जर्नल एंट्री में आएगा तो उसकी जगह स्टॉक या मशीनरी की जगह मैं क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन लिखूंगा, ठीक है। अब वो कह रहा है बी जो है वो स्टॉक लेके चला गया, बी स्टॉक लेके चला गया, ध्यान से सुनना, बी स्टॉक लेके चला गया। अब बी स्टॉक लेके चला गया तो इसकी एंट्री क्या होगी भाई, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को अपना डेटर बना लेंगे, बी स्टॉक लेके चला गया तो बी से पैसे लेने कि नहीं लेने, तो बी को अपना डेटर बना लेंगे। अगली बात यहाँ पे क्या आएगी भाई, हमें हमारा स्टॉक चला गया
तो एसेट रिड्यूस हो गया, टू स्टॉक अकाउंट होना चाहिए, लेकिन टू स्टॉक नहीं लिख सकते, मैंने अभी बताया। टू स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे, टू स्टॉक की जगह लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर देंगे बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। तो लिखते हैं यहाँ पे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्टॉक टेक ओवर करके ले गया, स्टॉक टेक ओवर करके ले गया, कितने रुपए में लेके गया भाई, रिलाइजेबल वैल्यू क्या है स्टॉक की यहाँ पे 55,000, 55,000। सिमिलरली यहाँ पे हमें कहा गया कि जो सी था, सी क्या लेके गया भाई, बिल्डिंग ले गया। ठीक है, मशीनरी नहीं था, सॉरी बिल्डिंग था, मशीनरी थोड़ी ना था, बिल्डिंग था। तो बिल्डिंग ले गया 4 लाख में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, सी से कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को अपना डेटर बना लेंगे, और वो बिल्डिंग ले गया तो टू बिल्डिंग अकाउंट। भाई लेकिन टू बिल्डिंग नहीं लिख सकते यहाँ पे, बिल्डिंग ऑलरेडी मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे ही पोस्टिंग करेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। और ये बिल्डिंग थी भाई, बिल्डिंग भी चली गई, कितने रुपए में लेके गया भाई बिल्डिंग, ये देख लेते हैं जरा। तो भाई ये लेके गया है 4 लाख में, ये ले गया 4 लाख में। ठीक है, तो सेकंड एडजस्टमेंट भी भाई कंप्लीट हो गई है, थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट हमारी क्या है, अदर एसेट्स रियलाइज्ड। भाई बाकी एसेट्स को बेच के इतना इतना पैसा मिला, डेटर फर्नीचर और मशीनरी वगैरह को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, यही एंट्री होगी ना एसेट को रियलाइज करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पे लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट। अब कौन कौन से एसेट्स थे जो बेच दिए भाई, तो यहाँ पे डेटर था सबसे पहले, तो लिखते हैं भाई डेटर, डेटर। उसके बाद क्या क्या था, डेटर के बाद अपने पास फर्नीचर और मशीनरी भी था। अरे कहाँ चला गया, यही कहीं पे था, ये रहा। ठीक है, तो फर्नीचर और मशीनरी, फर्नीचर और मशीनरी, तो तीनों के अमाउंट देख लेते हैं भाई, कितने कितने अमाउंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे 48,000, 17,000 और 80,000 था, 48,000, 17,000 और 80,000। ठीक है, तो ये अमाउंट्स भी यहाँ पे आ गए भाई, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गई है। आगे बढ़ते हैं भाई आखिरी एडजस्टमेंट की तरफ, फोर्थ एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड इन फुल बाय पेइंग देम 65,000 वगैरह, सारे के सारे क्रेडिटर्स को जो है हमने 65,000 की पेमेंट करके सेटल कर दिया। तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पे करेंगे तो लाइबिलिटी घटेगी, लाइबिलिटी घटेगी तो लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। लेकिन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुका हूं, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पर पेमेंट करूंगा तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, पैसा चला जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी किस नाम से, टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहां लिखते हैं भाई टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और यहां पे आएगा क्रेडिटर्स, कितनी पेमेंट की है भाई क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट की है भाई 65,000 रुपए की, 65,000। और कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, सीधा इसको आउटर कॉलम में लिख देता हूं। ठीक है, 65,000, क्योंकि एक ही लाइबिलिटी थी, देखो और कोई लाइबिलिटी तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। लास्ट में ये जरूर चेक करना कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है ना जिसको पे ना किया हो मैंने, तो ऐसी कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स, जिसको कि क्वेश्चन में ही बोल दिया गया था कि भाई पेमेंट हो गई है 65,000 रुपए। तो बाकी और कोई लाइबिलिटी वगैरह यहाँ पे नहीं थी। तो इसका मतलब भाई सारी की सारी एडजस्टमेंट्स भी हो गई हैं। अब क्या करना है भाई, अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है भाई। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपके लिए, और
ये आपको दिख रहा होगा, बढ़िया। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे ये बैंक अकाउंट का टोटल करता हूं मैं। तो 48,000, 17,000 और 80,000, 48,000, 17,000 और 80,000, तो ये हो गया 1,45,000। ठीक है, 1,45,000 में लिखता हूं आउटर कॉलम में, 1,45,000। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ज्यादा टोटल किस तरफ का आएगा भाई, देख के तो मुझे लग रहा है डेबिट साइड का ही आएगा, करके देखते हैं। 50,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 प्लस 1,00,000 रुपए प्लस 3,20,000 प्लस 10,000 और प्लस 65,000, तो ये 6,65,000 टोटल आ रहा है इधर का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6,65,000। ठीक है, और इधर का भी टोटल पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है। तो इधर का टोटल करते हैं भाई, 70,000 प्लस 55,000 प्लस 4,00,000 और प्लस 1,45,000, तो ये 6,70,000 आ रहा है। इसका मतलब भाई क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये 6,70,000 है, यहाँ पे लिखते हैं 6,70,000। ठीक है, और इसको मैं मिटा देता हूँ। 5,000 का हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 6,70,000, तो 5,000 रुपीज का यहाँ पे जो है बैलेंसिंग फिगर बच गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोबारा से भाई 5,000, तो ये आ गया भाई अपना 5,000 रुपए। अब भाई इसको हम बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे लिखते हैं ए बी एंड सी। इसको 5,000 को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। और 5,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 5, 3 और 2 की रेशो में, तो कितना कितना आएगा, यहाँ पे तो 2,500 आएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 1,500 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 1,000। तो भाई ये मैंने 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। और ध्यान देना, मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, कैपिटल अकाउंट में ही किया है। मतलब सारी की सारी एंट्रीज कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही कर रहा हूं मैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो गया है। अब एक काम करते हैं भाई, कैपिटल अकाउंट की तरफ आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट की तरफ आने से पहले करंट अकाउंट की तरफ आ जाते हैं। और देखो भाई, करंट अकाउंट का करना क्या है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो भाई करंट अकाउंट का कुछ भी नहीं करना, मैंने सीधा सीधा बस बैलेंसेस ट्रांसफर किए थे, और मैं सीधा अब बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। तो भाई ध्यान देना, करंट अकाउंट का कुछ भी नहीं करना, बस बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। और बैलेंसिंग फिगर कहां पे ट्रांसफर करनी है वो इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। यहाँ पे ए का टोटल इधर 30,000 आ गया, तो यही हमारा इधर आ जाएगा 30,000, और बैलेंसिंग फिगर बच गई यहाँ पे 30,000। तो ये कहां पे ट्रांसफर करूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये इस तरीके से ट्रांसफर होगा। ऐसे ही बी के लिए भी निकालते हैं, 20,000 आएगा उसका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 20,000, तो यहाँ पे 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम से मैंने क्रॉस ट्रांसफर किया। सी का जो बैलेंस है वो अपोजिट साइड पे आएगा, तो वो वहां पे मैं लिख देता हूँ भाई 10,000, और उसकी भी एंट्री हो जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से। और लगे हाथ इनको क्रॉस ट्रांसफर ही कर देता हूं मैं कैपिटल अकाउंट में, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो साथ के साथ क्रॉस ट्रांसफर भी कर देता हूं इसको। यहाँ पे तो कुछ था नहीं, यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से यहाँ पे एंट्री आएगी। अमाउंट कितना कितना है, 30,000 और 20,000। ठीक है, क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा 30,000 और 20,000। ठीक है,
और उधर जो सी का अमाउंट था वो भी यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा 10,000 रुपीज, ठीक है। तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या टू सीज करंट अकाउंट भी लिख सकता हूं मैं। टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई, सी के खाते में 10,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 10,000। तो भाई ये काम होगा करंट अकाउंट के साथ, ठीक है। करंट अकाउंट का बस इतना ही काम था, यही करना है बस उसका, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने से पहले एक काम करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो एंट्रीज कैपिटल अकाउंट के नाम से हैं उनको क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली एंट्री थी ना, ये मैं ऑलरेडी पहले ही मैं पोस्टिंग कर चुका हूं, तो इसको दोबारा मत कर देना। देखो यहाँ पे मैंने पोस्टिंग कर रखी है बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 10,000 रुपीज की, ये वाली, ठीक है। तो इसको दोबारा मत कर देना भाई, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं ना, तो इसको नहीं करना, ठीक है। बाकी जितने भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से एंट्रीज है भाई उनको कर देंगे, ठीक है। तो चलिए जी करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाली जो एंट्रीज हैं इनको ट्रांसफर कर देते हैं। जो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है 2500, 1500 और 1000, ठीक है। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 2500, 1500, 1000 यहाँ पे लिखते हैं। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे देखो मैंने ये 10,000 लिखा है ना, तो इसको मैं 2500 भी ऐड करना है इसमें, तो 12,500 सीधा ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ, 10,000 लिखा हुआ था ना, और मुझे एक एक खाते में 2500 भी तो लिखने हैं। तो दो दो बार बाय रियलाइजेशन लिखने के बजाय मैं यहाँ पे सीधा एक ही बार काम कर रहा हूँ, 12,500 लिख देता हूँ। और बी के खाते में भी यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, 1500 और 1000, तो ये आ गया भाई 1500 और ये आ गया 1000। तो बार बार रियलाइजेशन अकाउंट लिखने के बजाय मैंने इस तरीके से काम कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आगे देखो भाई, आगे तो भाई डेबिट साइड में तो और कोई पार्टनर के नाम से नहीं थी एंट्री। क्रेडिट साइड पे है बी और सी के नाम से 55,000 और 4 लाख रुपए की, तो उसको भी क्रॉस ट्रांसफर करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बी के खाते में 55,000 और सी के खाते में 4 लाख। तो भाई ये भी अपना काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। इतना काम भी हो गया है। अब क्या करना है भाई, कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकालनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है तो बैलेंस करते हैं और फिर बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा क्रॉस ट्रांसफर करने पे सारी फिगर्स। तो देखो भाई देखो, यहाँ पे टोटल अगर मैं करूं तो 2 लाख प्लस 25,000 प्लस यहाँ पे हो गया कितना है 12,500 और प्लस हो गया 30,000, तो ये तो हो गया 2,67,500। यहाँ पे भी लिख देते हैं 2,67,500 और उसमें से लेस कर देते हैं 12,000, तो ये हो गया 2,555,000, ठीक है। तो ये कहां पे जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। ये पार्टनर के खाते का क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर को हमने इतने पैसे देने थे तो दे दिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या होगा। अब यहाँ पे तो बी का भी टोटल कर लेते हैं इसी तरीके से भाई, 15,000, 15,000, 1500 और 20,000, तो 51,500 यहाँ का टोटल आएगा, 51,500। अच्छा हाँ, 51,500 आ रहा, तो ये वाला टोटल ज्यादा है ना, तो बैलेंसिंग फिगर अपोजिट साइड पे बचेगी। तो यहाँ पे मैं 55,000 लिख देता हूँ और उधर का मैं ये 51,500 था, तो बैलेंसिंग फिगर इसी तरफ बचेगी। तो लिखते हैं भाई, तो ज्यादा वाला बैलेंस 55,000 था, तो ये 55,000 आ गया यहाँ पे। और 55,000 में से अगर मैं 51,500 माइनस कर दूं तो 3,500 रुपए का यहाँ पे बैलेंस बचेगा, तो ये आ गया बाय बैंक अकाउंट। इसका मतलब बी जो था ना, बी से हमें पैसे लेने, बी से फर्म ने पैसे लेने, ये बी का डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो 3,500 रुपए फर्म ने लेने थे बी से, तो ले लिए, काट लिए उसके खाते में से, बाय बैंक अकाउंट पैसे आ गए। ऐसे ही अब एंट्री करते हैं भाई सी की, तो यहाँ पे 4,10,000 आ गया टोटल, और यही टोटल यहाँ पे आएगा 4,10,000। तो इसका भी डेबिट बैलेंस बचेगा, सी का भी देखते हैं भाई कितना आता है, और ये आएगा हमारा 4,10,000 माइनस ये हो जाएगा 1,61,000, तो 2,49,000 आएगा।
2,49,000, ठीक है। तो ये भी आ गया। अब भाई बैंक अकाउंट के अंदर जितनी भी एंट्रीज पूरे क्वेश्चन में थी ना, बैंक के नाम से वो सारी की सारी ट्रांसफर करूंगा। सबसे पहले यहां पे आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। ये 1,40,000 1,45,000 को क्रॉस ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। 1,45,000 को क्रॉस ट्रांसफर करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। यहाँ पे आ जाएगा ये टू रियलाइजेशन अकाउंट। $1,45,000। और जो क्रेडिटर्स को पेमेंट की थी 65,000 रुपए, वो भी क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली ये जो पेमेंट थी 65,000 रुपीज की, ये भी क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगी टू बैंक अकाउंट के नाम से। वहां पे लिखी थी, यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 65,000। और कैपिटल अकाउंट के अंदर भी जो जो एंट्रीज बैंक अकाउंट के नाम से थी उनको भी क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले ये 2,55,500 वाली एंट्री यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं भाई, बाय एज कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक ही नाम आएगा, बाय एज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया भाई 2,55,500। और यहां पे मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी और सी दोनों का नाम आ जाएगा यहाँ पे। बी और सी दोनों का नाम आ जाएगा। कितना कितना बैलेंस था इन दोनों का भाई देख लेते हैं जरा। 3,500 तो बी का था, और इसका 2,49,000। टोटल देख लेते हैं जरा भाई, टोटल कितना आता है। तो ये आ गया भाई 252,500। 252,500, ठीक है। दोनों साइड का टोटल करते हैं और देखते हैं भाई मैच करता है कि नहीं करता। तो 252,500 प्लस 1,45,000 और प्लस 70,000 सॉरी। तो ये अपना आएगा 4,67,500, ठीक है। यहाँ का भी टोटल कर लेते हैं। मुझे लग रहा है टोटल मैच नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ कर दी होगी। तो देख लेंगे भाई क्या गड़बड़ हुई है। सबसे पहले टोटल करते हैं। तो इधर का टोटल तो कुछ अलग ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 3,32,500, ठीक है। कितने का डिफरेंस है वो भी जरा देखते हैं। 1,35,000 का पूरा पूरा डिफरेंस आ रहा है। 1,35,000 की कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ कर दी है। तो जरा चेक करते हैं कहां पे कैलकुलेशन एरर हुआ है भाई। कहां पे कैलकुलेशन एरर हुआ है? कुछ ना कुछ अमाउंट्स गलत डाले हैं, या तो बैलेंसिंग फिगर मैंने जो है गलत निकाल दी होगी। तो मैं चेक कर लेता हूं भाई। जो मैंने एसेट्स रियलाइज किए थे उनके अमाउंट तो कहीं गलत नहीं डाले। डेटर को 48, फर्नीचर को 17 और मशीनरी को 80 में किया था, ठीक है भाई। उसके बाद ये 55 और 4 लाख भी ठीक है एकदम। उसके बाद बाकी और तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे है खास। और तो कुछ खास नहीं है ना। तो और क्या मिस्टेक किया है? कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंसेस मैंने सही लिखे थे, 30,000, 20,000 और 10,000। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। 30,000, 20,000, ए का 30,000, बी का 20,000, ठीक है। और सी का 10,000 था। सी का तो डेबिट बैलेंस था, ठीक है। ये मैंने क्रॉस ट्रांसफर भी कर दिए थे। 30,000 और 20,000 कहाँ किया मैंने? ठीक है, किया हुआ है। तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद और कहाँ पे गड़बड़ की है फिर? कहाँ पे गड़बड़ हुई है भाई? कहाँ पे हुई है? रियलाइजेशन अकाउंट से सारी एंट्रीज जो क्रॉस ट्रांसफर करनी चाहिए थी वो कर दी मैंने ढंग से। 55,000, 4 लाख किया ना ये मैंने बी के खाते में। 55,000 सी के खाते में 4 लाख, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे 10,000, 2500, 1500, 1000 सब हो गया है। दोबारा से बैलेंसिंग फिगर निकालता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है बैलेंसिंग फिगर में ही गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में ही गड़बड़ है, तो चेक कर लेते हैं भाई कौन सी बैलेंसिंग फिगर में कितने की गड़बड़ हुई है। 2,25,000, 12,500, 30,000 माइनस 12,000, तो ये तो 2,555,000 एकदम ठीक है। और बी की जो बैलेंसिंग फिगर निकली थी वो भी एकदम सही निकली हुई है। 55,000 माइनस 51,500 भी ठीक है। 4,10,000 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 1,50,000, माइनस करता हूँ 10,000, माइनस करता हूँ 1,000, ये भी एकदम ठीक निकला हुआ। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस क्यों नहीं मैच कर रहा भाई? टोटलिंग यहीं पे तो नहीं गलत कर दी मैंने? 267,500 आ रहा है इधर का टोटल। यार क्यों आ रहा है गड़बड़, क्यों गड़बड़ है? 12,000 प्लस 65,000, ये जो 12,000 की एंट्री हुई है ये कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हुई है। अच्छा ठीक है। 255,500, तो टोटल डिफरेंस आ रहा है भाई पूरे 1,35,000 का डिफरेंस आ रहा है। 1,35,000 का कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? 1,35,000 की कोई फिगर छोड़ दी है क्या? 1,35,000 का कैसे डिफरेंस आ सकता है भाई? चेक करते हैं जरा इनका आंसर, चेक करते हैं इन्होंने कहाँ पे किया है कुछ ऐसा कुछ। हाँ, बी के अकाउंट में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अच्छा, ये लो जी गड़बड़ मिल गई। ये 1,50,000 था, मैं इसको 15,000 समझ के ऐड कर रहा था। ठीक है, तो टोटलिंग में ही गड़बड़ है, तो टोटलिंग में ही गड़बड़ है। ठीक है ना, बी का टोटल दोबारा करते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और उसको दोबारा टोटल करूंगा मैं। तो देखो भाई 1,50,000 था, मैं उसको 15,000 लिखे जा रहा था बार बार, उसकी वजह से गलती हो गई मुझसे। तो ये हो गया, ठीक है जी। अब देखो, अब इधर का जो टोटल है, 1 मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये इधर का टोटल हो जाएगा 1,90,000। ठीक है, 1,90,000 ही होगा ना? नहीं, 1,90,000 नहीं होगा यार, 3,500 थोड़ी ना ऐड करना था। ये 3,500 हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। दोबारा से टोटल करता हूं मैं। 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 1,500 और प्लस कितना है भाई? 20,000 है। 1,86,500 है। 1,86,500 यहाँ का टोटल आ रहा है। 1,86,500, यहाँ भी लिखते हैं 1,86,500 और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो 1,31,500 आएगी अब ये बैलेंसिंग फिगर। 1,31,500, ठीक है। और यही मुझे यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर करनी थी बाय बीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कर देता हूं मैं। 1,31,500, ठीक है। और अब मुझे ये वाली इसकी जो बी की 3,500 रुपए की मैंने फिगर लिखी हुई थी, इसको हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। तो यहाँ पे एक ही एंट्री डाल देते हैं, टू सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। टू सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ पे लिखते हैं। $1,49,000। चलो जी, अब टोटल करते हैं। अब आना चाहिए एकदम सही 70,000, 1,45,000 और 1,49,000 रुपीज, ये वाले भी आ गए। तो 3,64,000 आ रहे हैं। 3,64,000। और इधर का भी टोटल कर लेते हैं जरा, इतना ही आ रहा है क्या? 12,000, 65,000
और 2,555,000 और प्लस 1,31,500, तो 4,64,000 आ रहा है। अब 1,00,000 रुपए की कहां से गड़बड़ हो गई? 1,00,000 रुपए की कहां से गड़बड़ हो गई यार? दोबारा टोटलिंग में गलती कर दी क्या? 70,000, 1,45,000, 1,49,000, ये तो एकदम ठीक है। इधर अब दिक्कत आ रही है। एक बार दोबारा से उनका आंसर चेक करें क्या? अब तो ठीक लिखे हैं यार सारे अमाउंट। 4 लाख ठीक है। अच्छा, ये 2,49,000 था। इस बार ये वाला अमाउंट गलत लिख दिया मैंने। अरे यार, ये 2,49,000 था एकदम। ऊपर सही लिखा हुआ, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, तो कभी कभार हो जाता है। इसको हटा देता हूँ। ये लो जी, अब ये हो गया 4,64,000। ठीक है, 4,64,000 और यहाँ का भी 4,64,000। ठीक है, दोनों साइड का टोटल एकदम मैच करेगा, इक्वल आएगा इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये हो गया भाई अपना, इसको हटा देते हैं। ये हो गया भाई अपना कौन सा वाला इलस्ट्रेशन, 22। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या है कि करंट अकाउंट का हमें कुछ नहीं करना। करंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और बाकी सारी की सारी चीजें नॉर्मल थी, कुछ भी नया नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बस ये करंट अकाउंट को बनाना यहाँ पे मुझे सिखाना था और ये हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, प्रैक्टिस अगर ना हो तो। ठीक है ना, देखो रेगुलरिटी में क्वेश्चंस को करते रहोगे ना तो गलतियां नहीं होंगी। आपको रेगुलर होना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ऐसा मतलब देखो, कॉन्सेप्ट आना एक अलग चीज होती है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना रेगुलर वे में, उससे बेनिफिट क्या होता है, उससे ना एरर जो होते हैं, आपकी गलतियां करने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट तो अच्छे से आते हैं, बट वो प्रैक्टिस की कमी की वजह से जो है पेपर में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो रेगुलरिटी में रहोगे तो वो चीज हमेशा सही होती रहेगी। अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर वो गलत होने लग जाएगा। ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्ट आते होंगे फिर भी छोटी मोटी गलती कहीं ना कहीं हो जाती है, तो प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब सही रहेगा। तो भाई इलिस्ट्रेशन 22 तो हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पेज में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अगले वाला पेज ले लेते हैं। चलो जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो ये रहा भाई अपना कौन सा क्वेश्चन, 23rd। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देखना भाई ध्यान से। ठीक है, और बुक में भी देखते रहना यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है, देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2020। भाई नीचे बैलेंस शीट दी गई है ए और बी की 31 मार्च 2020 को। हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाई इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:2। यहाँ पे जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी गई है। तो ध्यान से देखना सारी बातों को। कैश एट बैंक दिया हुआ है 4500, स्टॉक दिया हुआ है 25,000, डेटर्स दिया हुआ है 40,500 लेस प्रोविजन, 1,000 का प्रोविजन लेस किया हुआ है। बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है कहीं पे भी क्वेश्चन में। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद लाइबिलिटीज साइड पे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लोन बाय मिसिज ए है। ठीक है, आउटसाइडर्स लोन है, मिसिज ए का लोन। तो नॉर्मली आउटसाइडर्स लोन है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करेंगे इसको। ठीक है ना, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसके बाद बैंक लोन है, जनरल रिजर्व है, और कैपिटल्स दी हुई है ए और बी की। देन नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है भाई, इनको पढ़ लेते हैं। यहां पे हमें कहा गया कि ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वर मेड। तो क्या क्या बातें हैं भाई, देखते हैं। सबसे पहले यहां पे कहा गया ए वाज टू पे लोन बाय मिसिज ए एंड टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट। ए जो है वो मिसिज ए का लोन पे करेगा और आधी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% डिस्काउंट पे ले जाएगा। स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। स्टॉक और जो बाकी की इन्वेस्टमेंट बच जाएंगी, हाफ इन्वेस्टमेंट जो बच जाएंगी, आधी तो देखो ए ले गया ना, तो बाकी जो आधी इन्वेस्टमेंट बच जाएंगी उसको जो है 10% डिस्काउंट पे बेचा जाएगा। आगे है ए एंड बी एग्रीड दैट बी शैल यूज द फर्म्स नेम
फॉर विच ही विल पे 40,000। ए और बी एग्री हुए हैं कि बी जो है वो फर्म का नाम यूज करेगा फ्यूचर में, मतलब वो अगर फ्यूचर में ये वाली फर्म तो डिसॉल्व हो जाएगी ना, तो अगर वो अपना कुछ नया काम स्टार्ट करेगा तो वो फर्म का नाम यूज करेगा फ्यूचर में, और उसके लिए वो 40,000 पे करेगा। इसका मतलब ये क्या है, फर्म की गुडविल को बेचा जा रहा है। ये गुडविल की रिलायजेबल वैल्यू है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, गुडविल की रियलायजेबल वैल्यू है, ठीक है। एसेट को बेचने की एंट्री करेंगे, गुडविल की रियलायजेबल वैल्यू है। He also agreed to pay bills payable at a discount of 10%। अब बी बोल रहा है कि भाई मैं जो है बीपी भी पे कर दूंगा 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। बीपी पे करने के लिए भी वो रेडी हो गया, लेकिन फर्म उसको अपना क्या बना लेगी, क्रेडिटर बना लेगी ना, ठीक है, क्योंकि फर्म तो उसको पैसे देगी ना बाद में। तो अभी वो 10% डिस्काउंट पे बीपी पे करेगा। आगे है डेटर्स रियलाइज्ड 35,000, बिल्स रिसीवेबल जो है वो 13,500 में रियलाइज हो रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी 38,900 में, और बिल्डिंग जो है वो 1,20,000 में रियलाइज हो रही है। देयर वॉज एन कार इन द फर्म, वो कह रहा है फर्म में एक कार पड़ी हुई है, विच वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। वो कह रहा है भाई कंप्लीटली रिटर्न ऑफ है बुक से, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है, पूरी डेप्रिशिएट हो चुकी है। रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक, देखो कहीं पे भी कार दिख रही है, कहीं पे भी कार है ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। वो कह रहा है रिटर्न ऑफ हो चुकी है, बुक्स में है ही नहीं। वो कह रहा है इट वॉज टेकन ओवर बाय ए फॉर 23,400। तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि ए लेके जा रहा है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि ए लेके जा रहा है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को लेके जाने की एंट्री क्या की जाएगी यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। मैंने पढ़ा रखी है ना आपको अनरिकॉर्डेड एसेट को टेक ओवर करने की एंट्री, मैंने आपको नोटिंग करवाई थी सारी की सारी, ठीक है। आगे है क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। वो कह रहे क्रेडिटर्स को हम 90% पेमेंट कर रहे हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, मतलब 75,000 देने थे, लेकिन 75,000 की जगह 90% देंगे। तो 75,000 का 90% कितना आएगा, 75,000 का 90% आएगा 67,500। वो कह रहा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं हम क्रेडिटर्स को। आगे यहाँ पे कहा गया कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1700 है। अब कुछ भी नहीं बताया भाई कौन बियर कर रहा है कौन पे कर रहा है, तो फर्म ही बियर करेगी, फर्म ही पे करेगी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में ना कुछ खास बात है नहीं, यहाँ पे बोला है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ, ठीक है। कोई खास चीज यहाँ पे है नहीं, ठीक है। बस इस बात को ध्यान में रखना कि ए और बी एग्री हुए हैं, और बी जो है वो फर्म का नाम खरीद रहा है, तो वो गुडविल खरीद रहा है एक तरीके से। तो फर्म की गुडविल 40,000 में बिक गई, ठीक है। फर्म की गुडविल 40,000 में बिक गई है, ठीक है। वो पे करेगा इसके लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री करना है इसकी, उसके कैपिटल अकाउंट से मत करना है इसकी एंट्री, ठीक है। गुडविल को बेचने की एंट्री करनी है हमको। तो ये भाई मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, कुछ खास तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस है एक तरीके से आपकी, आप मुझे करके दिखाएंगे, आप है ना आंसर्स भेजते नहीं है मुझे। मैं यहाँ पे होमवर्क तो देता हूं बट आप लोग करके मुझे भेजते नहीं है, बस एक दो बच्चे ही भेजते हैं मुझे जो अच्छे से पढ़ रहे हैं और वही वही होमवर्क करके भेज रहे हैं, और बाकी कोई बच्चा भी मुझे होमवर्क करके भेज नहीं रहा। मुझे ये क्वेश्चन जो है इसका मुझे होमवर्क चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सारा का सारा रिजर्व कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। बैंक लोन एक आउटसाइडर लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा। मिसिज एज लोन भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्स पेबल भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है, सारे का सारा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में जो लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी पे हुई है या नहीं हुई है, इस बात को जो है ध्यान में जरूर रखना, भूल मत जाना किसी लाइबिलिटी को पे करना। एसेट के बारे में अगर नहीं बोला हुआ तो एसेट को रियलाइज नहीं करना होता, बट लाइबिलिटी के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला था तो उसको रियलाइज करना ही करना है, उसको पे करना ही करना है, बुक वैल्यू पे करना है अगर कुछ भी नहीं बोला होगा तो, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ खास यहाँ पे है नहीं, ठीक है, कुछ भी खास यहाँ पे था नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता, डाउट आता है ना किसी एडजस्टमेंट में, तो पूछेगा वो मुझसे। हालांकि यहाँ पे डाउट आने वाला सवाल नहीं है, अगर जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उतने क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे ना, दोबारा प्रैक्टिस तो ये हो जाएगा, इतना डेफिनेटली बता रहा हूं मैं। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा डाउट आता है तो वो कॉल करेगा मुझे और मुझसे पूछेगा, ठीक है। और भाई पीडीएफ बना के भेज देना यार, आंसर का पीडीएफ भेजते नहीं तुम लोग यार, ठीक है। आंसर्स कोई भी नहीं भेजता मुझे, होमवर्क भेजता नहीं, एक दो बच्चे जो पढ़ रहे हैं बस वही भेजते हैं, बाकी सारे तो ऐसे। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा इसको लंबा मैं खींच नहीं रहा, अभी 1 घंटे के लगभग की क्लास हुई है हमारी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं बना रहा हूँ मैं। तो इसको भाई कंप्लीट कर लेना, ये मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास में, मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। मतलब कल चाहिए मुझे इसका पीडीएफ, सिंपल सी बात, कल मुझे इसका पीडीएफ चाहिए,
पीडीएफ बना के भेज देना। अगर कुछ डाउट आता है भाई फोन करके पूछ लेना, अगर कुछ बात समझ में नहीं आती तो, हालांकि ऐसी कोई एडजस्टमेंट है नहीं जो समझ में ना आए, बट फिर भी अगर कुछ ऐसा लगता है समझ में नहीं आता तो फोन करके पूछ लेना। आंसर चीट मत करना प्लीज, ठीक है, चीट मत करना। तो खत्म करते हैं भाई आज की क्लास को यहीं पे, ठीक है, बाय बाय।